आज बात करेंगे बॉलिंग सीक्वेंस का, है ना। सारे बॉलरों के लिए, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, बॉलिंग सीक्वेंस का बहुत रूल है। जैसे किसी भी फील्ड में, खेल में ही नहीं या बॉलिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में कहते हैं कि अगर आपको बहुत नॉलेज है, सब कुछ आता भी, अगर वो सिक्वेंशियली नहीं है तो क्या है, किसी काम का नहीं, है ना। तो सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम दिन की बात करते हैं, अगर रात पहन ले हो फिर, या सुबह की जगह रात पहन ले हो तो अनसिक्वेंशियल हो गया ना। मॉर्निंग के एनर्जेटिक होती, एनर्जी से अगर दिन की शुरुआत होगी पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सीक्वेंस के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जैसे हम यहाँ पे भी बात करते हैं तो बॉलिंग का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रिप से। सबसे पहले क्या होता है बॉलर का, बॉल हाथ में पकड़ेगा, क्या होनी चाहिए, ग्रिप, यानी ग्रिप अच्छा होना चाहिए। पहला सीक्वेंस क्या है, ग्रिप। कहने का मतलब है सबसे मेजर प्रॉब्लम और सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, ग्रिप का। अगर किसी ने बॉल को सही तरीके से पकड़ा है तो वो सबसे अच्छा बॉलर होता है। जैसे कहा जाता है फास्ट बॉलर में भी या स्पिनर में भी, कि बड़े स्तर में भी क्या होता है, बहुत कम लोग की सीम अच्छी चलती है। सुना है कभी ऐसा कि बॉल धागे पर गिरेगी तो क्या होगा, बॉल पड़ने के बाद मूव करेगा। एयर में मूव करना बैट्समैन के लिए ज़्यादा टफ है कि पढ़ने के बाद मूव करे ज़्यादा टफ है, क्योंकि बैट्समैन हैव लेस टाइम, बैट्समैन को कम टाइम है एडजस्ट करने का, है ना। तो जहाँ टाइम कम होगा, जितना लेट स्विंग करेगा या जितना लेट सीम करेगा, उतना बॉलर बैट्समैन के लिए टफ होगा खेलना। तो ग्रिप की बात करते तो ग्रिप में भी क्या है, जैसे बड़े बड़े बॉलरों को तुमने देखा होगा, वो कहते हैं फास्ट बॉलर को अभी बता रहे हैं, जैसे रिस्ट को स्टेबल रखना और मूवमेंट कराना, ये इसमें सालों साल लगते हैं किसी बॉलर को। क्योंकि 140 डाले तो क्या तेज भी, तेज अगर रिस्ट चलेगी तो क्या है, भागती है ना। तो रिस्ट को कैसे चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा बॉल के पीछे, ऐसे भागना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बॉल बॉबल सीम करेगी, यानी स्क्रैम्बल करेगी, सीम पे नहीं चलेगी। अगर रिस्ट बिल्कुल सीधा है बॉल के पीछे तो क्या होगा, रिस्ट और बॉल की सीम दोनों सीधी चलेंगी सामने अपराइट। और सीम अगर हिट करेगी ज़मीन को और बॉल धागे पे गिरेगी तो क्या होगा, बॉल का मूवमेंट होगा, क्योंकि बॉल धागे पे क्या करती है, रेसिस्ट करती है, यानी रुकती है। जहाँ बॉल रुकेगी वहाँ कहाँ जाएगी, या ऊपर जाएगी या साइड में जाएगी। अगर बॉल लेदर में गिरेगी तो क्या होगा, स्किट करेगी, तो बॉल हमेशा कैसे जाएगी, बिल्कुल सीधा, स्किट की और निकल गई। तो बैट्समैन को आसान है, क्योंकि लाइन पे हर बैट्समैन कहाँ खेलता है, हम भी कहते हैं कि लाइन पे जाके खेलो। मगर जब मूवमेंट होता है तो क्या कहते हैं, इन स्विंग के लिए इनसाइड द लाइन रहना जरूरी है और आउट स्विंग के लिए ऑन द लाइन रहना जरूरी है। ऐसा बात होता है, पता होगा सबको, है ना। तो ये ग्रिप का ही रोल है। और ग्रिप इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स लगता है बॉल के ऊपर। सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, फिंगर और रिस्ट। तो फिंगर को अगर ढीले से पकड़ोगे तो क्या होगा, भले ही सब सारा बायोमैकेनिक्स अच्छा हो, अगर यहाँ से ढीला बॉल पकड़ा है तो क्या होता है, बॉल की स्पीड नहीं होगी, रिवोल्यूशन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। रिस्ट अगर ऐसे गिर गई तब भी क्या है, रिवोल्यूशन कम हो गया, सारी चीज़ें चली गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रिप है, इसीलिए ग्रिप सही है तो सारी चीज़ें सही है। ग्रिप और रिस्ट पोजीशन दोनों की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फोर्स जहाँ से लगता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रिप कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइट, बिल्कुल ढीली भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, है ना, थोड़ा सा टाइट। जैसे कई लोग की बॉडी क्या होती है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है तो उनका क्या है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे अश्विनी का भी है ना। तो थोड़ा उनको स्टेबल रखना पड़ता है। कई लोग बहुत स्टिफ रहते हैं तो उनको क्या कहना पड़ता है कि थोड़ा सा लूज़ पकड़ो, है ना। तो कौन आदमी कैसी आदत है और कैसी साइकोलॉजी है, उस हिसाब से कैसे उससे बताना है, वो एक अलग टॉपिक है। तो स्टार्टिंग ग्रिप था, तो ग्रिप समझ में आ गया। दूसरा सीक्वेंस क्या होता है हमारा, रन अप, रन अप, है ना। रनअप इसलिए इम्पोर्टेंट है, रनअप चाहे वो कैसा भी बॉलर हो, वेटेड हो, कई बार वेटेड बॉलर होते हैं या कई बार लीन बॉलर होते हैं, थोड़ा दुबले पतले होते हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रनअप डिसाइड करता है कि हमारा रिदम कैसा है। और जिस भी बॉलर का रिदम अच्छा है वो अच्छी बॉल डाल ही लेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसका रनअप बहुत तेज़ हो या धीरे हो, उससे मतलब नहीं है, वो एक अलग बात है ना। मगर अगर आपका रनअप रिदमिक है, रिदमिक का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी यहाँ चल रही है फिर रिदम टूट रहा है, मोमेंटम टूट रहा है, फिर बन रहा है, फिर मोमेंटम टूट रहा है। क्योंकि एक बार बॉडी ऐसे चली, जैसे किसी का छोटा पाँव है एक बड़ा पाँव, तो क्या होता है, एक बार यहाँ गिरा तो रिदम टूटा, फिर बना, फिर टूटा। जैसे हाथ भी चलते हैं ऐसे,
कोई हाथ सीधा चल रहा है, कोई हाथ ऐसा चल रहा है, और कोई पाँव ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, जैसे आपका भी रिदम टूट रहा था, पाँव से भी होता है। तो हमेशा हमारा रनअप में क्या पढ़ना चाहिए, रिदम सही बनना चाहिए। यानी रिदम की बात करते हैं, रिदम की स्पेलिंग देख लेना, है ना, वैसे ठीक ही होगी। रिदम ठीक होना चाहिए। रनअप किस चीज़ के लिए होता है, रिदम के लिए। बाकी डिटेल में अभी हम समझाएंगे, है ना। तीसरा क्या होता है, जंप, है ना। तीसरा होता है जंप। इसमें वो पीछे वो भी होता है, इम्पल्स स्ट्राइड भी होता है, वहाँ पे नहीं आ रहे, नॉर्मली आ रहे हैं ना। काइनेटिक चैन की बात कर रहे हैं, यहाँ से काइनेटिक चैन स्टार्ट हो जाती है। काइनेटिक चैन यहाँ से, एक मिनट, काइनेटिक चैन यहाँ से स्टार्ट भी हो जाती है। ये है काइनेटिक चैन। तीसरा क्या है, जंप। काइनेटिक चैन की बात जो करते हैं, चैन कैसी होती है, गोल गोल घूमती है ना चैन, साइकिल की हो चाहे मोटरसाइकिल की। काइनेटिक चैन का मतलब जब हम जंप करते हैं तो क्या होता है, हमारे पाँव भी ऐसे गोल गोल घूमते हैं, देखो हाथ भी घूमते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक चैन। रनअप के बाद जब जंप करते हैं तो काइनेटिक चैन यानी लोअर पोर्शन भी गोल गोल घूमता है, अपर पोर्शन भी गोल गोल घूमता है ना। तो काइनेटिक का मतलब मोमेंटम, यानी हमारे पाँव और हाथ मोमेंट में है ना, इसलिए इसको काइनेटिक चैन कहा जाता है। जंप में क्या होता है, जैसे ही जंप हम करते हैं, जंप के बाद सबसे पहला कांटेक्ट किसका होता है, बैक फुट कांटेक्ट, है ना, BFC भी कहते हैं लोग। तो बैक फुट कांटेक्ट का जैसे ही कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, हमारी कोशिश क्या होती है, हम क्या कहते हैं, बैक फुट को स्टिफ रखो, मगर सारे लोग स्टिफ करने में लगे। कई लोग फ्लैक्स में भी तेज डालते हैं बॉल, या रिदम बना लेते हैं। तो हम लोग को कोई समझाता नहीं है कि हमारे हिसाब से चीज़ें कैसे सही होंगी। तो जैसे हम रनअप लेके आए, हमने बैक फुट को स्टिफ किया, कहते हैं। स्टिफ करने से क्या होता है, बॉडी एक तो स्टेबल हुई। बॉडी को जैसे बैक फुट में कम टाइम मिलेगा तो बॉडी साइड में नहीं भागेगी, है ना, बॉडी आगे भागेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बॉलर के लिए है, बैट्समैन की या टारगेट की तरफ जाना, जहाँ बॉल फेंक रहे हो उसकी तरफ बॉडी को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड ऑन बॉलरों के लिए खास तौर पे लेटरल फ्लेक्शन का सबसे ज़्यादा इशू होता है, ऐसे ऐसे गिरने का। फ्रंट ऑन बॉलरों के लिए नहीं होता है, अगर होता है तो रेयरेस्ट कंडीशन है, जैसे तुम्हारा होता है, बहुत रेयरेस्ट होता है। फ्रंट ऑन को क्या है, आगे ही लैंड हुआ, आगे चला गया। साइड ऑन तो ऐसे हैं, फिर आगे जाएंगे, अगर हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं किया तो लेटरल फ्लेक्शन होता है ना। तो लेटरल फ्लेक्शन का कारण ये भी होता है, वो तो हम बाद में आएंगे। जंप होता है ना, जंप के बाद क्या होता है, BFC। पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, सबको पता होगा। बैक फुट कॉन्टैक्ट, है ना, और बैक फुट कॉन्टैक्ट के वक्त ही लोडिंग भी आ जाती है, हमने लिखाया भी होगा शायद। और क्या क्या चीज़ें आती हैं, याद है किसी को, जब हम बैक फुट कॉन्टैक्ट करते हैं लोडिंग आती है, नॉन बॉलिंग हैंड का पोजीशन आता है, कैसे पोजीशन होगा। कई लोग ऐसे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा साइड ऑन तो क्या होता है, फिर वो बिल्कुल खुल जाएंगे। ज़्यादा साइड ऑन होने का मतलब भी क्या है, ओपन आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा साइड ऑन भी नहीं होना, बैटिंग में भी ये इश्यूज़ आते हैं। तो ज़्यादा साइड ऑन भी नहीं होता। BFC के साथ क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। BFC के साथ लोडिंग, और क्या होगा, नॉन बॉलिंग हैंड पोजीशन। BFC के साथ ये चार चीज़ चलेंगी, है ना। तो बैक फुट कांटेक्ट का बहुत रोल है, और उसके बाद फ्रंट फुट कांटेक्ट। बीच में और कंडीशंस भी हैं, वहाँ पे हम आएंगे। फ्रंट फुट कांटेक्ट, लोडिंग, डीलोडिंग, फॉलो थ्रू, है ना, वहाँ पे हम आएंगे। अभी फॉलो थ्रू की बात इसलिए नहीं कर रहे, मेन पॉइंट बता रहे हैं हम, ठीक है। तो उसका फ्रंट फुट कांटेक्ट भी कैसा होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए, ताकि जो हमारी एनर्जी आई है, जो हमारा पावर आया रनअप से। रनअप से क्या होता है, कोई खड़ा है, कोई दौड़ के आया, किससे टकराएगा तो कौन ज़्यादा तेज टकराएगा, क्योंकि उसके पास स्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक मतलब जो मोमेंटम वाली एनर्जी। एक पत्थर को लिया मैंने अपनी एनर्जी दी पत्थर को, और ऊपर से फेंका, है ना, तो उसने एनर्जी स्टोर की, और नीचे काइनेटिक एनर्जी के साथ वो नीचे आया। अभी फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो बैक फुट में भी हमारी एनर्जी लीकेज नहीं हुई, फ्लैक्स नहीं हुआ, फ्रंट फुट में भी लीकेज नहीं हुई, तो हमारी बॉडी कहाँ गई, आगे, और पूरा फोर्स बॉल के ऊपर लगे, है ना। कई बार अगर फोर्स लीक होता है तो क्या होता है, कई लोग अपर बॉडी से फोर्स लगा पाते, और हमारा फोर्स अधिकतर किससे लगता है, हमेशा ही अपर बॉडी से लगता है, लोअर से नहीं लगता है, पता है किसी को।
लोअर बॉडी हमें क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है ना। स्टेबल होंगे तो क्या, अब ताकत किसके ऊपर लगा रहे हैं? पाँव के ऊपर। अगर पाँव बेस ही सही नहीं हुआ, जैसे इस कैमरे का बेस ही सही नहीं हुआ तो हिलेगा ही ना ऊपर वाला, तो ऐसे ऐसे जाएगा तो आगे जाना तो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए बेस का सही होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है। अपर बॉडी उसके ऊपर ताकत तभी लगा पाएगी, तो ताकत हमेशा अपर बॉडी से लगाते हैं। इसलिए बल्कि जो बॉलर होते हैं कई बार बैक फुट में फ्लैक्स भी होते हैं या शॉर्ट रनअप होता है मगर रिदमिक होता है, तो वो तेज भी डाल पाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा देखा होगा, वेटेड होते हैं, है ना, तो अपर बॉडी से फोर्स लगा पाते हैं। अब एक लेटरल फ्लेक्शन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, उतना डिटेल में हर चीज़ में नहीं आ सकते। तो ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस लिख लो, और इस सीक्वेंस में किसको जो जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आज हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, कंटिन्यू बाद में करेंगे इसको, फिर हम बता दें।